Dr. Varsha Gaikwad ma'am. Topic is female infertility, tubal block, torch infection. RAB, eminent Ayurved physician, Kopagaon. About Dr. Ramdas Awadkar. माझी मती आयुर्वेद माझी गती निवृत्ती आयुर्वेद. वैद्य आव्हाड सरांसारख्या महान व्यक्तीचा परिचय करून देण्याची संधी मला मिळाली हे माझे अहोभाग्य. सरांनी सुवर्णपदकासह आयुर्वेद पदवी पूर्ण केली असून त्यासोबतच DPC, FIIM यांसारख्या पदव्या मिळवल्या आहेत. सरांना 35 वर्षापेक्षा जास्त यशस्वी रुग्णचिकित्सा अनुभव आहे. पुरुष महिला वंध्यत्व, वृक्कविकार, मधुमेह, कॅन्सर, उच्च रक्तदाब, त्वचाविकार, वातव्याधी इत्यादींमध्ये सरांचे स्पेशलायझेशन आहे. तसेच आयुर्वेद संशोधन 100पेक्षा अधिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संमेलनांमध्ये व्याख्यान व 50पेक्षा अधिक कार्यशाळांचे यशस्वीरित्या आयोजन सरांनी केलेले आहे. सरांना 40पेक्षा अधिक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. यासोबतच सरांनी सरचिटणीस आयुर्वेद महाविद्यालय नाशिक 1984-85, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रभा आयुर्वेद फाउंडेशन, माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र आयुर्वेद संमेलन महाराष्ट्र, अध्यक्ष संघटन समिती अखिल भारतीय आयुर्वेद महासंमेलन दिल्ली, मुख्य सल्लागार महाराष्ट्र आयुर्वेद हॉस्पिटल असोसिएशन, मुख्य आयुर्वेद सल्लागार साईनाथ हॉस्पिटल शिर्डी, आयुर्वेद सल्लागार साने गुरुजी आयुर्वेद चिकित्सालय मालेगाव, कार्यकारी अध्यक्ष डायबेकॉन नाशिक 2006, अध्यक्ष ऑर्थोकॉन राष्ट्रीय संधिवात परिषद कोल्हापूर 2006, अध्यक्ष स्त्रीरोग व वंध्यत्व राष्ट्रीय परिषद गोवा 2007. यासोबतच सरांनी विविध पदे भूषविली आहेत. 2009 मध्ये बँकॉक येथे झालेल्या पॅनासिया आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये सरांनी संयुक्त सचिव पद भूषविले आहे. तसेच पॅनासिया आंतरराष्ट्रीय परिषद दुबई 2010 व तथागत आंतरराष्ट्रीय परिषद श्रीलंका आणि हाँगकाँग 2011 मध्ये सरांनी सहभाग नोंदविला आहे. सरांचे रामदास कृत पंचकर्म बोध हे प्रकाशन सर्वश्रुत आहे. या पुस्तकाला 2 राज्यस्तरीय पुरस्कार देखील मिळालेले आहेत. शोधनामृत, विविध वृत्तपत्रे, मासिके, आयुर्वेद जर्नल्स यामध्ये 100पेक्षा अधिक विविध विषयांवर लेख प्रकाशित आहेत. सरांची सामाजिक क्षेत्रामध्ये देखील उल्लेखनीय कार्य आहे. काही संस्थांच्या हॉस्पिटलमध्ये गेल्या 21 वर्षांपासून अखंडपणे प्रत्येक गुरुवारी निःशुल्क रुग्णसेवा, 100पेक्षा अधिक मोफत आरोग्य शिबिरे, रोटरी क्लब इत्यादी सामाजिक संस्थांमध्ये कार्य. आयुर्वेदातील सरांचे योगदान अमूल्य असे आहे. सभागृह एक तर कार्डियक ऍक्टिव्हिटी असते. जेव्हा तुम्हाला वाटेल की आयुर्वेदाला तुम्ही चूक केली नाही, तेव्हा तुम्ही मोकळ्या मनानं टाळावाचत जा. लँग्वेज कुठली हवी? कारण मला काहींनी सांगितलं की हिंदीतनं बोला, कारण मला एंट्रीतच कोणतरी भेटला आणि प्लीज सर हिंदी में बोलो, तर काय करू? तुम्हाला हिंदी समजेल परंतु त्याला मराठी समजणार नाही. चलेगा हिंदी? आज के इस परिसंवाद के लिए आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. मास के तरफ से आयोजित आज के इस परिसंवाद के लिए उपस्थित सभी मेरे सम्मानीय व्याख्याता मित्र, सभी आज के सम्मानार्थी, सम्मानीय संयोजक और इस कार्यक्रम के सही मायनों में शोभा रहने वाले आप सभी आयुर्वेद प्रेमी वैद्य भाई और बहन, सबसे पहले मैं मास संगठन को, मेरे मित्र वैद्य रामदास गर्जे और उसके पूरी टीम को तहे दिल से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पिछले 14 सालों से मैं इनको और इनके संगठन के कार्य को देखते आया हूँ. सिर्फ वैद्यों के नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के प्रश्नों के लिए भी वो हर बार फ्रंट लाइन पर रहे हैं. इसलिए उनके उस सराहनीय कार्य के लिए हम सब एक बार तालियां बजाकर मास संगठन का अभिनंदन करते हैं. दूसरी बात, मुद्दे से एक सामान्य वैद्य को आप जैसे ज्ञानी और आयुर्वेद प्रेमी श्रोता वर्ग के सामने अपने सुविचार प्रस्तुत करने का सुअवसर उन्होंने मुझे आज याद किया. आयुर्वेद कई कुछ झेलते आया है. आयुर्वेद के बारे में कई बार कई गॉसिप, कई अफवाहें भी चलती आ रही है
और सबसे पहले एक आयुर्वेद के बारे में एक अफवाह थी या एक गलत फहमी थी, वो थी आयुर्वेद से धीरे धीरे फर्क होता है। क्या ये सही है? आयुर्वेद इज मोर फास्टर देन मॉडर्न पैथी, ये मेरे हॉस्पिटल की 1986 में टैगलाइन। और ये रोजाना प्रैक्टिस में मेरे साथ साथ भारतवर्ष के कई वैद्य ये रोजाना देखते हैं। कौन सी भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो, आयुर्वेद से वो अल्प समय में ठीक होते हुए हमने देखी है। और तब आयुर्वेद के प्रति बड़ा गर्व महसूस होता है, आयुर्वेद के प्रति बड़ा अभिमान महसूस होता है। 1.5 साल पहले की बात होगी, संभाजी नगर से एक महिला जो कि वंध्यत्व चिकित्सा के लिए आयुर्वेद के पास आई थी। पिछले 6 सालों से उसे वंध्यत्व था। जब उसकी हिस्ट्री ली तो मुझे उसके प्रति काफी दया महसूस, क्योंकि एक ही ट्री में, एक ही ऑर्गन में इतनी बीमारियां हो सकती है, ये मैं पहली बार देख रहा था। उसके यूएचजी रिपोर्ट में बायलैटरल एंडोमेट्रियोमा, राइट हेमेटोहाइड्रोसैल्पिंग्स, एडेनोमाइसिस और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, इतने कॉम्प्लिकेशन उसमें थे। तो नेचुरल मॉडर्न डॉक्टर्स ने उनको सबसे पहले सर्जरी की सलाह दी, और जब कोई सर्जरी बोलता है तो फिर आयुर्वेद की याद आती है, तो फिर वो आयुर्वेद के पास आ गई। और करीबन संभाजी नगर में एक लेडी श्री वैद्या से 1 साल तक उसने आयुर्वेदिक दवा ली। शायद उसने सब शमन चिकित्सा की, इसलिए फायदा नहीं हुआ। फिर बॉम्बे में एक सो कॉल्ड कारपोरेट हॉस्पिटल में 1 साल उसने दवा ली। वहां पे 40 बस्ती, 36 उत्तर बस्ती और 1 साल तक महंगी दवा, फिर भी परिणाम शून्य। हम कई बार देखते हैं कि ऐसे जब कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आते हैं, कई घूम फिर के आते हैं, तो यदि हम अवस्था देख के चिकित्सा करते हैं तो छोटी छोटी दवा भी उसमें कारगर साबित होती हुई दिखाई देती है। इसलिए हर एक वैद्य ने अवस्था देखकर पंचकर्म करना चाहिए, और यदि अवस्था देखकर कर्म करते हैं तो छोटी छोटी दवा भी सफल सिद्ध होती है। जैसे कि निकुंज सर ने भी शुरुआत में कहा कि पैकेज सिस्टम चल रही है, और ये सही है, क्योंकि कई जगह पे पैकेज चलते हैं और फिर अवस्था हो ना हो, मई के 47 डिग्री सेल्सियस में भी वमन दिया जाता है। 2 साल पहले दिल्ली के एक वैद्य का मुझे फोन आया, उसने कहाँ से नंबर लिया पता नहीं, और 11:30 12 बजे का समय था। उसका फोन आया और वो रोने लगा कि सर मैंने एक वमन किया और उसमें कॉम्प्लिकेशन हुआ है। तो मैंने कहा वमन दिल्ली में टेम्परेचर कितना है? उसने कहा सर 47। मैंने कहा 47 सेल्सियस में कोई वमन करवाता है? तो उसने कहा कि सर गलती होगी, दोबारा मैं वमन नहीं करूँगा। तो एक लेडी डॉक्टर थी, वो डेंटिस्ट थी, उसका वमन उसने करवाया। उसके बाद में उसमें इरिटेबिलिटी डेवलप हो गई, वो इरिलेवेंट बोलने लगी या वह भरने लगी, और वो डर गया। तो मैंने कहा भी ये डिहाइड्रेशन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, तो डरे बगैर कुछ हाइड्रेशन मेंटेन कर, रोना सुचे कर, मात्रा चाटन दे, अमीवटी दे दे, और थोड़ा सा काउंसिलिंग कर। उसका हर 5 मिनट के बाद फोन आने लगे कि सर वो ऐसा करिए, वो दवाई नहीं ले रही है, एकदम वायलेंट हुई है। तो मैंने कहा फिर वो आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती करके पहले आईवी फ्लूइड्स दे उसको, क्योंकि हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए। उसके हस्बैंड भी डॉक्टर थे, वो उनको लेकर गए और एक एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया। शाम तक 70,000 के इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किए, जो कि सब नॉर्मल आने वाले थे। प्रॉब्लम यही था कि सोडियम लेवल कम हुई थी और उसके कारण ये प्रॉब्लम आया था। लेकिन ये पता होने के बावजूद इतने इन्वेस्टिगेशन किए और उन्होंने एक ही बोला कि वमन के कारण ये हुआ है, बार बार वमन के कारण, और इसलिए वो बार बार इनको फोन करके बोलते थे कि तुमने वमन किया। तो कहने का मतलब है कि पैकेज सिस्टम में कभी भी वमन करना है ऐसा मत करो, और आर्थिक लाभ उससे तुमको जरूर होगा, लेकिन शास्त्र का बड़ा नुकसान उससे होता है। तो ये लेडी भी जब आयुर्वेद के पास आई तो उसके हिस्ट्री में भी चिकन पॉक्स, कांजिनिया, चेचक जो बोलते हैं, उसके बारे में हम आगे बोलने वाले हैं। तो ये हिस्ट्री थी। तो एक ही मैंने कहा कि पहले ये गर्भ टिकने की दवा हम लेते हैं, और सबसे मेन एक जो है कि राइट हेमेटोहाइड्रोसैल्पिंग्स, वहां से जो सिक्रेशन आता है, इसे यदि हम पर कर सके, रोक सके, तो प्रेगनेंसी के चांसेस रह सकते हैं। इसलिए ये ट्यूब लाइगेट यदि हम करते हैं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो
कोपरगांव हुआ, संभाजीनगर हुआ, बॉम्बे में कई गायनेकोलॉजिस्ट के पास हो जाके, लेकिन सबने कहा कि ऐसे कोई ट्रीटमेंट होती है क्या, दरवाजा छोड़ के विंडो से घर पर अंदर आना, तो ये ऑपरेशन से कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा ये करो, जहाँ होता है वहाँ करो। तो दिल्ली में एक गायनेकोलॉजिस्ट ने ये सर्जरी कर दे दी, और फिर दरम्यान अपने पास आई स्नेह स्वेदन, विरेचन, रक्तमोक्षण, फलद्रुत का उत्तर हर महीने होते गया। एंटीवायरल जो कांजिने की ट्रीटमेंट होती है ये भी दे दी गई, और चौथे महीने में मैंने कहा कि अब चांस लेते देखते हैं। बराबर 20 दिन के बाद में उसके हस्बैंड का फोन आता है कि सर पीरियड मिस हुआ है। मैंने कहा होता है, आगे पीछे वेट करो। तो उसने कहा नहीं सर, यूपीटी करवाई, टेस्ट पॉजिटिव। तो मैं बैठा था घर में, वहाँ सामने साइट की तस्वीर थी, तो बाबा की तरफ देखकर मैंने इतने कहा कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी डिफिकल्ट, इतनी अनबिलीवेबल केस आपने सिर्फ 4 महीने में ठीक की थी। तो ये आयुर्वेद का चमत्कार होता है। आपने वेबिनार में कई भी मेरे लेक्चर सुने होंगे, तो उस समय मैंने कई बार बोला था कि वेबिनार ये आयुर्वेद वैद्यों, ये कोविड आयुर्वेद वैद्यों के लिए आगे चल के प्लेटफॉर्म बनने वाला है। आयुर्वेद के लिए काफी उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि होने वाली है। और बराबर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन एवीएन, डेली 3-4 पेशेंट मेरे तरफ आते हैं। तो पूरे भारतवर्ष के वैद्यों के यदि काउंट करें तो हजारों की संख्या में रुग्ण आयुर्वेद के पास आते हैं। ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 4 और 5 वाला भी पेशेंट आयुर्वेद से ठीक होता है। 1.5 महीने पहले एक मिलिट्री मैन जो कि वॉकर लेके कंसल्टिंग में आया था, और आने के बाद उसने एक ही कहा कि सर मुझे जीना नहीं है, क्योंकि मैं एक आर्मी मैन हूँ, मुझे एवीएन कैसे हुआ पता नहीं है, लेकिन मैं 6 महीने से ऑर्थोपेडिक की दवा ले रहा हूँ। अब एक आजकल एक ह्यूमन कैल्शियम इंजेक्टेबल आता है एब्डोमेन पे, वो मैंने 3 महीने से मैं ले रहा हूँ, फिर भी मुझे फर्क नहीं है, और वॉकर के बगैर मैं चल नहीं पाता हूँ। मोर देन 320 पेशेंट अब तक पोस्ट कोविड के एवीएन के ठीक हुए हैं। तो मैंने कहा तुम ठीक हो जाओगे, सिंपल ट्रीटमेंट, कुछ नहीं रहता। हम लोग मांसरस या तिक्तक्षीर बस्ती देते हैं, फंक्शन बस्ती एक बार करके घर पर कैसे करना है बोल देते हैं, और आभ्यंतर अस्थि मज्जा पाचक प्रयोदाशांग डिवार्टोगोल वगैरह सिंपल स्पॉन्डिजन वगैरह टैबलेट रहती है, इतना देते हैं। विदिन 15 डेज जब वो पहले फॉलोअप आए तो उसने वॉकर छोड़ दिया था। उसने कहा कि सर मेरा वॉकर बंद हो गया है। नेक्स्ट 15 डेज में उसका लिंपिंग बंद हो गया, और 3 दिन पहले जब वो आया तो वज्रासन में बैठ के उसने गर्दन सर पाँव पे रख के पाँव पड़ा, यानी सिर्फ 1.5 महीने में उसका ईवीएन का पेन 100% गायब हो गया। ये सिर्फ डिजेनरेशन बंद नहीं होता है, वहां पे रीजनरेशन ऑफ फीमर हेड नेक, ऐसे भी एविडेंस हमने देखे हैं, यानी ऐसा भी आयुर्वेद से होता है। आयुर्वेद से ये भी कहा जाता है कि कई बार आयुर्वेद से इमरजेंसी हैंडल नहीं होती। पूरे भारतवर्ष के वैद्य डेली आयुर्वेद से इमरजेंसी ट्रीट करते हैं। इवन तो आजकल विद्यार्थी न्यू जनरेशन वाले भी इमरजेंसी हैंडल करने लगे, ये देखकर मुझे बड़ा गर्व होता है। फिर रक्षाबंधन को यहीं पे प्रैक्टिस करने वाली वैद्य सविता काकड़ पीछे बैठी है, वो कोपरगांव आई थी, तो उसने कहा कि सर मेरा पिछला 15 दिन बेकार गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा सर मेरा हस्बैंड मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, और सुबह मॉर्निंग वॉक कर आने के बाद में नीचे हनी बीच जो गांधी माछी होती है उसने काट दिया, और वो ऊपर जैसे आए तो उनको प्रोटी स्वेटिंग होने लगा, शरीर लाल होने लगा, और काफी पाल्पिटेशन हो गया। तो उनको लगा कि एलर्जी है, उन्होंने एलेग्रा भी खा ली, लेकिन 5-10 मिनट में वो अनकॉन्शियस हो गए। वो डर गई, तुरंत उसने डॉक्टर्स को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था हड़बड़ाहट में। उसने तुरंत सोना सुचेकर लक्ष्मी मिला से तो क्लब कॉम्बिनेशन उसके घर पे था ही, उसने वो चाटन टंग पे लगा दिया, थोड़ा सा पानी दे के फिर हवा शुरू कर दी। फिर वो फोन का ट्राई करने लगी, फिर फोन नहीं लगा, फिर एक बार चाटन दिया, और 10-12 मिनट के बाद में जो पल्स नहीं लग रही थी उसकी पल्स आ गई, धीरे धीरे होश में आ गए, और 15-20 मिनट के बाद में उठकर बैठ गए। यानी एनाफिलेक्टिक शॉक उसने घर पर ही आयुर्वेद से ट्रीट किया था। यानी इमरजेंसी भी आयुर्वेद वैद्य अब बगैर आईसीयू के घर में भी ट्रीट कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होगी। सविता यहाँ खड़ी है, खड़े हो, वो पीछे है।
कोई भी ट्रिपल मार्कर, डबल मार्कर, क्वाड्री मार्कर कोई भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट एएनसी चलती है और होने वाली जो संतान होती है वो IQ वाइज, हेल्थ वाइज दी बेस्ट होती है, 100 में से हट के दिखती है। कोई भी ट्रिपल मार्कर ये टेस्ट हम नहीं करवाते हैं, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर यानी XX22 XX में डिफॉर्मिटी है, 3 बार एनोमॉलीज निकले हैं और आयुर्वेद चिकित्सा के बाद में नॉर्मल संतति हुई है, ऐसे 5 केसेस मैंने मेरे प्रैक्टिस में विद एविडेंस आपको मैं बता सकता हूँ। इवन तो पहले दोनों भी सीजर है और तीसरी बार आयुर्वेद चिकित्सा है, ट्विंस प्रेगनेंसी और फिर भी नॉर्मल डिलीवरी होते हुए मैंने 7 पेशेंट में देखा है। इन शॉर्ट आयुर्वेद एएनसी रहेगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ऐसे 7 केसेस मैंने देखे, अभी मेरी नई बुक जो आ रही है उसमें ये सब आर्टिकल्स है उसमें। तो 7 पेशेंट में ट्रिपल मार्कर, डबल मार्कर कुछ नहीं किया था और एनोमली स्कैन में डिफॉर्मिटी निकली। एक में ट्रिपल मार्कर एबनॉर्मल आ गई, एक में सोनोग्राफी में फिटल बॉल लूप्स निकले, एक में 7वें महीने में सेरेब्रल फिटल सेरेब्रल इनसफिशिएंसी निकली, एक में फिटल रीनल स्टेनोसिस निकला। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, एक ही मैंने कहा कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद एएनसी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और जब डिलीवरी हुई तो ये सातों केसेस के बच्चे एब्सोल्युटली नॉर्मल निकले। यानी मॉडर्न साइंस को भी आयुर्वेद एएनसी ने झूठा साबित किया, यही मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। तालियां। पूरे विश्व में लोक संख्या के बाबत भारत आज नंबर 1 पर है। फिर भी वंध्यत्व की कुछ केसेस जब हम देखते हैं तो ईश्वर के विषम नीति का बड़ा दुख होता है। इनफर्टिलिटी की शुरुआत हस्बैंड से होती है, फिर अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, इसके बारे में आदरणीय वेलनकर जी आपको बताएंगे। कुछ केसेस में ट्यूबल ब्लॉक होता है, कुछ में प्रेगनेंसी रहती है लेकिन हैबिचुअल एबॉर्शन होता है, कुछ केसेस में PCOD के कारण अनओवुलेटरी साइकिल होता है, कुछ केसेस में लो AMH होता है। लेकिन आयुर्वेद एएनसी यदि रही या आयुर्वेदिक प्रीनेटल केयर रहेगी तो ये सब प्रॉब्लम जाते हैं और उनके घर में कुछ ना कुछ लड़का हो या लड़की हो ये मिलती है। उसमें सबसे पहले इनफर्टिलिटी का यदि पीरियड रेगुलर है, ओवुलेशन भी होता है और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो ट्यूबल ब्लॉक है या नहीं, गर्भाशय बीज वाहिनी नलिका अवरोध है या नहीं, ये देखना जरूरी होता है। पीरियड के 7वें दिन से 10वें दिन तक किसी भी सोनोग्राफी सेंटर में HSG यानी हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी कहते हैं, ये टेस्ट की जाती है। एक विशिष्ट प्रकार का रेडियोपेक डाई गर्भाशय में इंजेक्ट किया जाता है और एक्सरे लिया जाता है, उससे ट्यूब बंद है या ओपन है उससे पता चलता है। एक साइड की ट्यूब बंद है तो 50% प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, दोनों तरफ बंद है तो 100% चांस कम होते हैं। कई बार लैप्रोस्कोपी ट्यूबोप्लास्टी भी की जाती है जिनके सक्सेस रेट काफ़ी कम है, ऐसे मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है। यानी पिछले महीने ट्यूबोप्लास्टी की है, ट्यूब ओपन है ऐसे डॉक्टर कहते हैं, 6 महीने ट्रीटमेंट लेते फिर भी कंटिन्यू होता है और HSG करते तो दोनों भी ट्यूब बंद निकलती है। तो इनमें 2 प्रकार होते हैं, कॉर्नियल ट्यूबल ब्लॉक और दूसरा फिब्रियल ट्यूबल ब्लॉक। तो कॉर्नियल ट्यूबल ब्लॉक का थिकनेस ज़्यादा होता है इसलिए उसमें ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिब्रियल ट्यूबल ब्लॉक में फिब्रियल थिकनेस काफ़ी माइक्रो मिलीमीटर में होता है, कम होता है, इसलिए उसमें ओपन होने के चांसेस काफ़ी कम होता है। कई बार हमने देखा है कि अजोस्पर्मिया जैसे 2003 तक सब कुछ करने के बाद भी मुझे किसी पेशेंट में फ़र्क नहीं मिला, लेकिन 2003 में एक पेशेंट में सक्सेस मिलने के बाद में आज 100 से ज़्यादा रिपोर्ट्स मैंने इकट्ठा किए हैं। बस एक ट्यूबल ब्लॉक, फीमेल ट्यूबल ब्लॉक में 2011 तक 2-3 उत्तर बस्ती के बाद में भी मुझे कभी भी सक्सेस नहीं मिला था। लेकिन 2011 में रतलाम के कपल साईं बाबा के दर्शन के लिए आए थे। बाबा के मैं हर बार एग्जाम्पल बताता हूँ कि बाबा के कई चमत्कार मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं। वहाँ के जो गुरु होते हैं, समाधि पे जो बैठते हैं, उनको किसी से बात करने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन ऐसे कुछ चमत्कार हुआ है कि गुरु ने बोल दिया है कि ऐसा ऐसा आप ट्रीटमेंट करो और उसको फायदा हुआ है। तो ये माथा टेका उन्होंने, तो गुरु ने उनको कहा कि आयुर्वेदिक कोपरगांव में एक डॉक्टर है, आप वहाँ जाके दिखा दो। गुरु को भी ये पता नहीं है कि उसने क्यों बोला, किस कारण बोला, ये गुरु को भी पता नहीं है। तो वो पेशेंट तब मेरे पास आए थे, शाम का समय था, 6-6:30 की समय था।
तो दोनों ट्यूबल ब्लॉक, फीमरल ब्लॉक, तो मैंने कहा कि ये ट्यूब ओपन नहीं होती है, कोई फायदा नहीं। वो रोने लगी। मैंने कहा कि हम बड़ी उम्मीद से आए, बाबा के दरबार से आपका नाम मिला है, तो कुछ तो करो। फॉर्चुनेटली 9th पीरियड का डे था, तो मैंने कहा ठीक है, हम एक उत्तर बस्ती करवा देते हैं, कुछ दवा दे देते हैं। तो उस समय मैंने क्षार का तेल का एक उत्तर बस्ती किया था, और आभ्यंतर दशमूलारिष्ट कुकुटना के गोबराक्ष वगैरह जो लेखन द्रव्य होती है उस समय मैंने दिया था। उसके बाद में एक 25 दिन के बाद में उसका हस्बैंड का मुझे फ़ोन आता है, और वो कहते हैं कि सर मिसेस का पीरियड नहीं आया। मैंने कहा आगे पीछे होते रहता है, वेट एंड वॉच करो। इस हफ्ते के बाद फ़ोन आता है, और वो कहता है कि सर आज हमने यूपीटी टेस्ट करवाई, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई। मैंने बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक, फीमरल ब्लॉक, और सिर्फ एक उत्तर बस्ती से ट्यूब ओपन होती है, तो मैं ये साई का चमत्कार मानता हूँ। लेकिन उसके बाद में 200 से ज़्यादा फीमरल ट्यूबल ब्लॉक के पेशेंट ओपन होते हैं मैंने देखे। जब दोनों भी ट्यूब ब्लॉक होती है और पेशेंट हेल्पलेस होता है, तब आयुर्वेद के पास आते हैं। ऐसे ही एक सेंटरिंग काम करने वाला पति और खेती काम करने वाली उसकी बीवी, उम्र 24 साल, शादी को 3.5 साल हुए होते हैं, और कैपेसिटी न होने के बावजूद भी पिछले 1 सालों से बड़े गायनेकोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट वो ले रहे थे। अपयश आने के बाद जब आयुर्वेद के पास आए, तो आने के बाद बड़ी उम्मीद से हम आपके पास आए हैं, और अभी खर्चा करने की हमारी औकात नहीं है, तो आयुर्वेद से आप कुछ तो भी करो। ऐसे रोते रोते उन्होंने कहा। एक छोटे से गाँव में, छोटे से तांडे पे वो दाम्पत्य रहते थे। 3.5 साल होने के बावजूद भी संतान न होने के कारण घर वाले और बिरादरी वाले दूसरी शादी की बात करने लगे थे, और उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, ऐसे कहते कहते वो लेडी रो रही थी। उसकी स्थूलता पति से कई गुना ज़्यादा थी। हस्बैंड के सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। उसके HSG रिपोर्ट में उसे बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक था, और सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में PCOD था। और PCOD के कारण 2-2, 3-3 महीने पीरियड नहीं आते थे, इसलिए उसकी स्थूलता, ओबेसिटी बढ़ती जा रही थी। जब वो ट्यूबल ब्लॉक कॉर्नियल देखे, तो मैंने कहा कि आयुर्वेद से तुम्हारी जोड़ी सलामत रखने का कार्य डेफिनेटली हो जाएगा। उनको कुछ मैंने सक्सेस स्टोरीज दिखाई, कुछ रिपोर्ट दिखाए, और मैंने कहा कि हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पीरियड के 7वें 8वें दिन आना, तब उत्तर बस्ती हम करते हैं, उससे आपको फायदा हो जाएगा। PCOD था, इसलिए सहचर तेल का मात्रा बस्ती रोज घर पे 30 ml कैसे लेना है, तो उसे समझा दिया। अभ्यंतर पथ्यापत्य के साथ साथ में त्रिफला गुगुल, शिलाजत्वा दिवटी, दशमूलारिष्ट, कुबेराक्षवटी, और योग में शिलाजित, कुशानुग, अशोक, पुनर्नवा, हरितकी, एस्टिमोनो, मंजिष्ठा कॉम्बिनेशन दे दिया। और 7वें दिन, पीरियड के 7वें दिन आना ऐसे कहा। 7 दिन के बाद में वो उत्तर बस्ती के लिए आए। आते उसके हस्बैंड ने कहा कि सर फीस कितनी लगेगी, क्योंकि हमारी परिस्थिति नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हारी जोड़ी सलामत रहती है, तो वो फीस मुझे किसी भी फीस से, वो आनंद किसी भी फीस से मुझे ज़्यादा आनंद देने वाला रहेगा, तो आप जो भी देंगे वो मैं ले लूँगा। और उस प्रकार से उनका चार काशी तेल से उत्तर बस्ती उनका किया। नेक्स्ट महीने में भी जब वो आई, तो पीरियड उसका 2 महीने में आया था, और पथ्यापत्य दवा से 1-1.5 kg वेट भी कम हुआ था। हर महीने हम उत्तर बस्ती करते गए। 3 महीने के बाद में 4थे महीने का पीरियड उसका बराबर डेट के अनुसार आ गया। 3-3.5 किलो वजन भी कम हो गया, और उसे काफ़ी कॉन्फिडेंस लगने लगा। अब गरीब थे, तो हम 3 महीने उत्तर बस्ती करते हैं, और उसके बाद में HSG रिपीट करवाते हैं। तो मैंने कहा कि अब पता कैसे चलेगा ट्यूब ओपन हुई या नहीं हुई, तो उसने, उसके हस्बैंड ने कहा कि सर मैंने कुछ पैसे लोन पे लिए हैं, तो हम HSG कर सकते हैं। मैंने कहा फिर कर लो HSG। उन्होंने HSG करवाया। दोपहर को रिपोर्ट लेकर जब वो आए, तो काफ़ी खुश थे, क्योंकि उसमें लेफ्ट ट्यूब ओपन हुई थी, और राइट ट्यूब उसकी अभी भी बंद थी, यानी 50% प्रेगनेंसी का चांस या उसका बढ़ गया था। उसी महीने में फिर गर्भस्थापक चिकित्सा की। 4थे महीने में रेगुलर पीरियड आया, तो 5वें महीने में फलगुरुत का उत्तर बस्ती किया, और गर्भपाल रस के साथ साथ गर्भधारिणी वटिया और कुछ कुबेराक्ष गर्भस्थापक चिकित्सा शुरू की। और 10वें दिन से फॉलिकल लेफ्ट ट्यूब ओपन है, तो लेफ्ट साइड से बनता है नहीं बनता है, ये देखने के लिए सोनोग्राफी के लिए मैंने कहा। उनके नसीब से और भगवान की दया से लेफ्ट साइड से फॉलिकल बनना शुरू हुआ था, और बराबर 15वें दिन फॉलिकल रप्चर हुआ। उस गायनेकोलॉजिस्ट हमेशा ये बोलते कि सिरिब्यूस फुटल, उस फुटल शब्द का उसने
गलत अर्थ लिया, आने के बाद एक बार रोने का कार्यक्रम भी हो गया। मैंने उनको समझा दिया, फुटल्याने वो बनलं, तयार झालं, ये अच्छी बात है, तो रोने का कोई कारण नहीं है, तो आज कांटेक्ट रखो और उसके बाद में वेट एंड वॉच क्या होता है देखते हैं। और इस प्रकार से फिर बराबर 20 दिन के बाद में, यानी पीरियड के 1 महीना 5 दिन के बाद में उसके हस्बैंड का फोन आता है, सर पीरियड नहीं आया है। मैंने कहा वेट करो। फिर से दूसरे दिन वो कहता कि सर पीरियड नहीं आया। मैंने कहा वेट करो। तो वो दोनों भी 12 साढ़े 12 बजे क्लिनिक आ जाते हैं। कहते कि घर वाले कहते कि एक बार टेस्ट कर लो, एक बार टेस्ट कर लो। तो भी फ्रैंक मुझे नाड़ी ज्ञान नहीं है, नाड़ी परीक्षा मैं नहीं कर सकता, लेकिन गर्भिणी नाड़ी में पहचान सकता हूँ। तो उनकी उस समय मैंने नाड़ी देखी तो उससे मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव साइन नजर आ गया। आपको पुरानी पिक्चर याद है? हीरोइन चक्कर आके बेहोश हो जाती है, डॉक्टर आते हैं, नाड़ी देखते हैं और ये तो माँ बनने वाली। तो उस समय फेमस डायलॉग सुन के हमें बड़ी हंसी आती थी, लेकिन उसकी रियलिटी क्या होती है ये प्रैक्टिस में आने के बाद में पता चला। तो ये वाटर बलून नाड़ी इसे कहते हैं, चलते चलते एकदम बाउंस होती है। तो मैंने कहा कि कर लो टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आधे घंटे में दोनों आते हैं और आने के बाद दोनों भी एकदम खुश होते हैं कि सर दिन रह गए, यानी यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव थी, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। यानी पीसीओडी के कारण और बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक के कारण विवाह टूटने के कतार पर गए उस गरीब दाम्पत्य के जीवन में संतति सुख का लाभ आयुर्वेद ने उन्हें को दिया था। करने वाला कराने वाला वही होता है, क्योंकि उसको चिंता होती है। ऐसे मैंने कई पेशेंट देखे हैं, यदि इसमें प्रेगनेंसी नहीं रहती तो उनमें डिवोर्स ये कंफर्म था, लेकिन उसको चिंता थी, उसने बराबर उनमें रिजल्ट दे दिया। ऐसे एक लेडी थी, उसको बाइसेप्टेड यूटेरस, बीच में सेप्टम था, आधा यूटेरस, पुणे में 4 बार सर्जरी करवाई लेकिन सक्सेस न हुई। तो वो भी ऐसे सर प्रेगनेंसी रहेगा ना, प्रेगनेंसी रहेगा ना, ऐसे बोलते रहती थी। और IUI किया, फर्स्ट IUI में कंसीव हो गई और थ्रोट 8.5वें महीने में ANC होते हुए 8.5वें महीने में डिलीवरी होकर लड़की हो गई। यानी नेचर ग्रेट होता है। तो इस केस में भी भगवान ने उनको उस समय हेल्प की थी। पूरी आगे की ANC आयुर्वेद से चलती रही है और नॉर्मल प्रसूति होके एक ये उनका बिफोर और पोस्ट का रिपोर्ट है, ये यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव का रिपोर्ट। ये तो का जो बच्चा, उनको सावले वर्ण का एक लड़का हो गया और बराबर 7 महीने के बाद में, तब तक उसे पीरियड नहीं आ रहा था, तो 7वें महीने में वो आ गए और कहा कि सर मुझे बहुत नौसिया होता है, इससे यूपीटी टेस्ट करवाई, टेस्ट पॉजिटिव। तो मैंने कहा बाय 1 गेट 1 फ्री, तो ये बोनस का जमाना है, तो भगवान ने दिया है तो छप्पर फाड़ के दिया है। तो कहने का मतलब, तो ये ट्यूबल ब्लॉक की ट्रीटमेंट जो होती है, इनमें क्षार कास्टिस तेल का, और हमने अभी डिवाइन आयुर्वेदा जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उसमें हमने ट्यूबोनिल ऑयल इन्वेंटेड किया है। उस ट्यूबोनिल ऑयल के भी हमने कई ट्रायल्स किए हैं। अब शोधन चिकित्सा जो होती है, पीरियड के 5वें दिन से 10वें दिन तक उत्तरबस्ती करना है। कई बार शिष्यों से भी हमें कई चीजें सीखने को मिलती है। मैं 1 या 2 उत्तरबस्ती करता था, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट जो कि दिल्ली में सिर्फ ट्यूबल ब्लॉक पे प्रैक्टिस करती है, वो हर साइकिल में 4 या 5 उत्तरबस्ती देते हैं और उसके सक्सेसिव रिजल्ट करीबन मोर देन 90% है। तो मैं भी फिर उसके बाद में मैं 3 करने लगा, तो सक्सेसिव रेट बढ़ते चला गया। और हम जब ट्यूबोनिल का उत्तरबस्ती, जब हमने ट्रायल लिया अभी ट्यूबोनिल इन्वेंटेड करने के बाद में 40 केसेस, उनमें से 17 कॉर्नियल ट्यूबल ब्लॉक, 13 पिम्बरियल ब्लॉक, तो 40 में से 36 केसेस में ट्यूब ओपन हो गए। उसमें से 10 पिम्बरियल में और बाकी के कॉर्नियल। वैसे ये उत्तरबस्ती करते हैं। और कई बार उत्तरबस्ती के बाद में नेक्स्ट साइकिल जो आता है तो उसमें अत्यर्थ ये लक्षण होता है, क्योंकि क्षार का तेल हुआ है, ट्यूबोनिल है, ये उष्णवीर्य तेल होते हैं और उसके कारण अत्यर्थ होता है। और जब अत्यर्थ होता है तो उसके लिए हमें चंदन वाला तेल का बस्ती पहले 3 से ही शुरुआत करना है। तो 3-4 दिन में ब्लीडिंग भी सीमित रहता है और पेशेंट का एब्डोमेन पेन नहीं होता है और ब्लीडिंग भी बंद हो जाता है, और फिर नेक्स्ट साइकिल में तुम उत्तरबस्ती कर सकते हो। शमन चिकित्सा में भी कब प्रकृति है तो सभी गुगुल तुम उष्णवीर्य होते हैं, लेखन कर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। में कांचना गुगुल है, त्रिफला है, शिलाजोता दिवटी है,
और वात पित्त प्रकृति है तो लेखन कर्म करने वाला लेकिन बल देने वाला, वो कुकुट नखी गुगुल का योग होता है, वो तुम है, उनको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या हैबिचुअल एबॉर्शन कहते हैं। शुरुआत में जब ऐसे पेशेंट आने लगे तो मुझे आश्चर्य लगता था, ये ऐसे पेशेंट मेरे पास क्यों आ रहे हैं। और आज की स्थिति में, अब कल भी मैं नासिक की ओपीडी करके आया हूँ, कल मैंने 11 पेशेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के वहाँ देखे जो कि बॉम्बे से ही थे। तो यानी जब ये पेशेंट आने लगे ज़्यादा तो पता चलता है कि इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में ही है, क्योंकि सत्य स्थिति का जो पित्त प्रकृति की महिला है, पित्त प्रकोप आहार विहार है, तो उससे पित्त दृष्टि, उससे रक्त दृष्टि और उसके कारण गर्भपात जो उसकी संप्राप्ति होती है। इनके हिस्ट्री में यदि हम जाते हैं तो हर एक लेडी के हिस्ट्री में चिकन पॉक्स, जिसे हम कांजिनिया कहते हैं या चेचक कहते हैं, ये हिस्ट्री मिलती है। कई लेडीज कहते हैं कि ये सबको होता है, ये सबको नहीं होता है, जिनको होता है उनको ये होता है। और ये भी है, तुमने ये पांचभौतिक में ये कारण बताया हुआ है कि ये जो उष्णता होती है, यही उष्णता आगे चल के गर्भपात के लिए कारण होती है। पुराने लोगों की याद करो तुम, जब किसी को चिकन पॉक्स होता था तो वो कहते थे कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये उष्णता निकल जानी चाहिए। तो उसका जो कारण है ये अब पता चलता है। ये उष्णता यानी इन्फेक्शन, ये टॉर्च इन्फेक्शन ब्लड में वैसे रहता है और उसके कारण बार बार एबॉर्शन होते रहते हैं। मैंने 1 एबॉर्शन, 2 एबॉर्शन, 4 एबॉर्शन से 12 एबॉर्शन तक के पेशेंट मैंने देखे, और उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है। मॉडर्न में इसके लिए टॉर्च टेस्ट की जाती है, उसमें रूबेला, हर्पीज, CMV पॉजिटिव आते हैं। मॉडर्न में रोवामाइसिन उसके लिए दिया जाता है, लेकिन 9-9 महीने रोवामाइसिन लेने वाले पेशेंट में भी फिर से एबॉर्शन होने वाले केसेस मैंने देखे। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा से 100% उसमें रिजल्ट मिलता ही है। ऐसे मोर देन 2000 पेशेंट मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे, और उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद है। तो ये एक पुणे की एक पंजाबी लेडी थी, उम्र 34 ईयर्स। शुरुआत में तुरंत प्रेगनेंसी रह गई, लेकिन ट्रैवलिंग का कारण हो गया, अबॉर्शन हो गया। उसके बाद में 2-3 साल के बाद में फिर से प्रेगनेंसी रही। 2-2.5 महीने के बाद जब चेक किया तो फिटल पोल नहीं थे, कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी। डॉक्टर ने उनको टर्मिनेशन की सलाह दी, DNC करवाई, और उसके बाद में करीबन 8 साल वो हर जगह घूमती रही। IVF, ICSI, IVI सब कुछ उसने किया, लेकिन उसे प्रेगनेंसी नहीं रही। जब आयुर्वेद के पास आई तो काफ़ी एंग्जाइटी उसमें थी, काफ़ी पैनिक थी। वो बार बार पंजाबी लैंग्वेज में सर होगा ना, सर होगा ना, यही पूछती रहती थी। जब आई तब आम्ल पित्त, निद्रा नाश, पाल्पिटेशन, सीवियर श्वेत प्रदर, ये सब लक्षण उसमें थे। और हिस्ट्री में जब मैंने पूछा तो उसको 2 बार चिकन पॉक्स हुआ था, बचपन में और कॉलेज लाइफ में। मैंने कहा यही मेन कारण था, दोनों भी बार एबॉर्शन उसके कारण तुम्हारे हुए थे। इसलिए हम पहले जितने भी पेशेंट आते हैं, ये हम आयुर्वेद वाले काफ़ी जो बोलते हैं प्रिवेंशन, ये सिर्फ हम लोग ही बोल सकते हैं। जब न्यूली मैरिड आते हैं कोई, अभी हमें चांस लेना है, तो हाथ में जो यहाँ ब्लैक पिगमेंटेशन होता है, जिनको ये पिगमेंटेशन है उनमें चिकन पॉक्स हुआ ही हुआ है, गारंटेड। ऐसे कई बोलते कि हमें हुआ है नहीं, माँ भी बोलती हुआ नहीं है, तो ठीक है ट्रायल लेना है, फिर प्रेगनेंसी रहती है और अबॉर्शन हो जाते हैं, टॉर्च टेस्ट करवाते पॉजिटिव आती है, तो ये उनमें लक्षण होता है। तो यदि कोई प्राइमी आती है तो मैं यही कहता हूँ कि पहले टीकने की दवा लेनी है और फिर रहने की दवा लेनी है। तो टीकने की दवा में 3 महीने का जो प्रिपरेशन मैं अभी बताऊँगा ये होता है, और उसके बाद में फिर प्रेगनेंसी रहने की। तो इसको भी हमने मातिक तक रुद का स्नेहपान, फिर विरेचन, रक्तमोक्षण, योनि धावन, श्वेत प्रदर के लिए। एंग्जाइटी ज़्यादा थी इसलिए हर महीने एक बार चूरोधारा, और आभ्यंतर एंटीवायरल जो अपनी होती है, बोयामल की गना, ड्यूटॉस, टॉक्सोनिल, ये सब रक्तपाचक परिपाठन, ये सब कॉम्बिनेशन दे दिया। और बराबर 8 महीने के बाद में उसकी यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव है, यानी 8 महीने ये उसके क्वेश्चंस, मैंने उसका नंबर मैंने कहा था मुझे फ़ोन नहीं करने, एक आर्मी स्टूडेंट का नंबर दिया था। उस स्टूडेंट ने 15 ही दिन में कहा कि सर वो बहुत रात को परेशान करती, कभी भी फ़ोन करती, कुछ भी पूछते रहती है, तो इतने वो पैनिक होती है। तो 8वें महीने में प्रेगनेंसी रही, काफ़ी आनंद। उससे ज़्यादा हमें हुआ कि चलो आगे का मेरा फ़ोन तो बंद हो जाएगा, बंद तो नहीं हुए क्योंकि 100 फ़ोन उसने ANC में किए होंगे। और फिर एक 15 दिन के बाद में थोड़ा सा स्पॉटिंग हुआ तो फिर मैं उससे ज़्यादा मैं डर गया, क्योंकि मैंने कहा फिर से वही तो नहीं होता है ना। लेकिन कई केसेस के बाद में 2000 केसेस से ज़्यादा हुए, उसमें से सिर्फ 4 केसेस मैंने ऐसे देखे
जिनमें फिर से प्रेगनेंसी के बाद फिर से अबॉर्शन हुआ, यानी उसमें टॉर्च इन्फेक्शन स्ट्रांग था। उसमें फिर से 3 महीने का प्रिपरेशन किया और फिर जब प्रेगनेंसी रही तो उनमें फिर रिजल्ट मिल गया। तो इस केस में भी मैंने तुरंत, एब्डोमेन पेन यदि होता है तो थोड़ा टेंशन होता है, एब्डोमेन पेन नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कोरियोनिक या सब कोरियोनिक ब्लीडिंग रहता है। तो इसमें भी टेस्ट करवाई, उसमें ट्विंस प्रेगनेंसी डायग्नोस हुआ। और ट्विंस प्रेगनेंसी में भी मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक, जो कि ये काफ़ी रेयर देखने को मिलती है। जनरली जो ट्विंस होती है वो डायएम्नियोटिक डाइकोरियोनिक होती है। तो मैंने कहा दुष्काल 13वां महीना, ये वापस आ गए इसमें अभी। तो मैंने उनको कुछ टेंशन नहीं बताया, क्योंकि यदि मैं टेंशन बोलता तो फिर और वो दिमाग खाती, इसलिए मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। और चंदन वाला तेल का डेली मात्रा बस्ती उसको लेने के लिए कहा और दवा चलती रही। बराबर 2 महीने के बाद में फिर से सोनोग्राफी करवाई, तो उनमें दोनों भी बच्चों में फीटल पोल कार्डियक एक्टिविटी आ गई थी, यानी जो पहले दोनों भी बार नहीं हुई थी। पूरी एएनसी आयुर्वेद से चलती रही। पूरी एएनसी में उसके जितने भी क्वेश्चंस आते थे उसको जवाब देते रहे, और सीजर होके 2 जुड़वा बच्चे को उसने जन्म दिया। इसके फोटोग्राफ्स हैं, यानी मोनो एम्नियोटिक मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी की, जिसे मॉडर्न साइंस ने रिस्की कहा है, उस पेशेंट को आयुर्वेद ने इतने सफल तरीके से, सरल तरीके से सफलता का अंजाम दिया था। और ये केवल और केवल आयुर्वेद से हो सकता है। एक अंदर सुलेवला के नज़दीक एक लेडी है, एज 32, दोनों मियाँ बीवी टीचर्स थे। आने के बाद में उसने हाथ जोड़कर एक ही कहा कि सर हमें आयुर्वेद से काफ़ी उम्मीदें हैं। उसे एक 8 साल की बेटी थी जो कि डीप एंड डम थी, मुखबधिर जो कहते हैं। और उसके बाद में 6 बार उसे प्रेगनेंसी रही, लेकिन 6 बार भी धुलिया, संभाजीनगर, जलगांव, सब जगह पे जाने के बाद में भी, सब प्रिकॉशन लेने के बाद में भी 2-2.5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद में फीटल पोल कार्डियक एक्टिविटी नहीं आती थी और अबॉर्शन हो जाता था। उसके लिए उसने पुत्र शांति, नारायण नागबली, ये धार्मिक विधि भी किए थे। और अब तो एक नई तकरार बता रही थी कि पिछले 2 सालों से उसे प्रेगनेंसी भी नहीं रह रही थी, यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी उसे थी। यानी ट्रीटमेंट के 3 पार्ट थे। एक तो प्रेगनेंसी रहने के लिए दवा देना, यानी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए दवा देना। सेकंड थिंग अबॉर्शन होता है इसलिए वो टीकने के लिए दवा देना। और तीसरी, उसकी पहली बच्ची डीप एंड डम थी, इसलिए तीसरी संतान जो होनी चाहिए वो स्वस्थ होनी चाहिए। तो आयुर्वेद से सब कुछ होता है। मैंने कहा कि ये सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत ले लो। उसके हिस्ट्री में भी उसे बचपन में और कॉलेज लाइफ में 2 बार चिकन पॉक्स कान में हुए थे। तो मैंने उनको एक ही कहा कि ये चिकन पॉक्स उष्णता शरीर से बाहर निकालनी है, और वो निकालने के बाद शरीर गर्भ टीकने के लिए लायक बनाना है, फिर गर्भस्थापक चिकित्सा लेनी है, और फिर स्वस्थ बच्चों के लिए चिकित्सा ली। तो इनमें मेरा जो अभी 36 ईयर का एक्सट्रैक्ट है, ये फॉर्मूला, ये आप आँख बंद करके कभी भी किसी भी पेशेंट में जिनमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं, इनमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये चिकित्सा सूत्र जो होता है, ये रक्त पित्त दुष्टि होती है। तो उनमें सबसे पहले महातिक्त घृतपान, ये हम 100 ग्राम देते हैं। ये भी 100 में विरेचन होता है, ऐसे वर्तमान में कभी नहीं देते तो कैसे आज 1 चम्मच, कल 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, छठे दिन पूरा ले लेना और 7वें दिन 100 में विरेचन देना। बस ये सिंपल विरेचन का मेरा तरीका है, ज़्यादा इससे ज़्यादा तकलीफ पेशेंट को मैं नहीं देता। ये विरेचन होता है। फिर हर महीने में घर पे ही 30 ml सहचर तेल का मात्रा बस्ती, जो कि अपन वायु के अनुलोमन के लिए होता है, जो गर्भ धारण करने का, गर्भ टीकने का काम करता है वाल अपन वायु, तो उसके लिए सहचर तेल का मात्रा बस्ती लेना है। रक्त मोक्षण, ये सबसे अहम ट्रीटमेंट होती है। मेरे पास जितने भी आयुर्वेद वैद्यों के पास हैबिचुअल अबॉर्शन के पेशेंट आते हैं, उन्होंने सब पंचकर्म किया है। क्या क्या किया है? होमन किया है, विरेचन किया है, स्नेहन स्वेदन किया है, सब होता है, लेकिन रक्त मोक्षण सब मिस करता है। तो ये रक्त दुष्टि जन्य व्याधि है, इसलिए रक्त मोक्षण सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कई पेशेंट तो प्रेगनेंसी के बाद चिकन पॉक्स की हिस्ट्री, तो मैं 3rd महीने में भी रक्त मोक्षण उनका कर लेता हूँ एक प्रिवेंशन के तौर पे। तो रक्त मोक्षण इम्पोर्टेंट होता है। हर महीने में एक ही बार फलग्रुत का उत्तर बस्ती 7वें 8वें दिन हम करते हैं।
आजकल कई वैद्य पैकेज सिस्टम में 4 उत्तर बस्ती फलभूत के आर्थिक लाभ के लिए करते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि बार बार हम कैन्युला इंसर्ट करते तो एक प्रकार का इनडायरेक्ट एब्रेजन इंजुरी एंडोमेट्रियम को होती ही होती है। इसलिए एक ही उत्तर बस्ती में करता हूँ। अभ्यंतर जो चिकित्सा होती है तो पांचभौतिक के अनुसार परिपाठादि काढ़ा, ये 3 बॉटल का मैं कोर्स देता हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी, सुबह 6 बजे, शाम का 6 बजे। ये पांचभौतिक का टाइम होता है, सुबह 2 चम्मच, शाम को 2 चम्मच, 3 बॉटल का कोर्स करना है। महातिक्त घृतने के विरेचन करना है, रक्तमोक्षण करना है। और अभ्यंतर में रजनीय कोटि, रक्तपाचक कोटि, चंद्रप्रभा, प्रथम मासोटी और ड्यूटॉर्च या नीलोटॉर्च या टॉक्सोलिन, ये कोई भी गोली तुम दे सकते हो। ये 3 महीने कोर्स करना है। हर महीने में उत्तर बस्ती एक ही करना है। ऐसे 3 महीने होने के बाद में चौथे महीने में हम ओवुलेशन स्टडी करने के लिए बोलते हैं। ओवुलेशन होता है नहीं होता है, नहीं होता है तो उसको भी स्टिमुलेशन देने के लिए कैस्टर ऑयल आधा कप गर्म दूध में 1 चम्मच रात को देते हैं तो अनुलोमन होके फॉलिकल बनने लगता है। यदि एमएसएफ बायलैटरल एमएसएफ है, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल है, तो फिर अदरक सोरस नस्य देते हैं तो उससे स्टिमुलेशन मिलता है और फॉलिकल बनना शुरू होता है। उससे भी नहीं बनता है तो पुष्प धनवारक देते हैं, उससे भी नहीं बनता है तो सुवर्ण मकर ध्वज गोली 1 देते हैं तो भी फॉलिकल बनना शुरू होता है। तो इस प्रकार से फॉलिकल बन गया तो शारीरिक संबंध की सूचना देना और वेट एंड वॉच, आगे क्या होता है देखना। और जब भी प्रेगनेंसी रहेगी तो थ्रू आउट एएनसी में बस्ती इंपॉर्टेंट होता है। कई बार उसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है कि बस्ती प्रेगनेंसी में नहीं देते। कई स्टूडेंट्स सर प्रेगनेंसी में बस्ती देना है, तो मैं तो पेशेंट को यही कहता हूँ कि दवा नहीं ली तो भी चलेगा, फिर बस्ती लेना है। थोड़ा भी ब्लीडिंग होता है प्रेगनेंसी में तो चंदन बाला तेल का बस्ती दे दो। यदि चिकन पॉक्स की हिस्ट्री तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम एवरी वीक चंदन बाला का बस्ती देते हैं। और यदि कोई स्पॉटिंग नहीं, ब्लीडिंग नहीं है, एब्डोमेन पेन नहीं है तो सहचर तेल का या चंदन बाला अल्टरनेट बस्ती चलता है। और थ्रू आउट 9 मंथ एएनसी में प्रेगनेंसी में मात्रा बस्ती वीकली ये चलता ही चलता है। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अतियोग नहीं होता है क्या, स्नेह का अतियोग नहीं होता है क्या? तो मैंने ऐसे कुछ पेशेंट देखे। एक लेडी कोपरगांव की है जो कि पीसीओडी थी, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन उसके बाद में हुए थे। उसने 9 मंथ यानी जितने दिन होते हैं पूरे 9 मंथ उसने मात्रा बस्ती लिया सर्जर। मैंने उसको कहा वीकली लिया कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एक ही पूछती थी रोज लिया तो कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं तो मुझे लेना है, मुझे अच्छा लगता है। उसने यूकेयर सायरप 2-2 चम्मच और ये मात्रा बस्ती 9 मंथ तक ली है। उसकी डिलीवरी की हिस्ट्री यदि उसके मुंह से तुम सुनते हो तो काफ़ी हंसी आती है कि उसने एक ही कहा कि सर मुझे प्रेगनेंसी है या नहीं यही पता नहीं चला 9 मंथ। और जब फुल टर्म हुआ, लेबर पेन नहीं थे, तो जस्ट थोड़ी सी चमक आई तो मेरे सासू माँ बोली कि नहीं चल, दिन भर गए हॉस्पिटल लेके गए। जाके डॉक्टर ने कहा कि डायलिटेशन हुआ है, एडमिट कर लिया। और कब डिलीवरी हुई है मुझे पता ही नहीं है। यानी इतनी स्मूथली तो पहली गर्डर के ड्यूरिंग लेबर एक्सपेंशन होता है, इतना स्मूथली होता है। तो इस केस में भी 5वें महीने में उसकी यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव है। यानी फर्स्ट स्टेप जो थी प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी की, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ये पास हुई थी। गर्भस्थापक चिकित्सा में गर्भ चिंतामणि, ड्यूटॉर्च टैबलेट, द्विमासवटी, रक्तपाचक, चंद्रप्रभा और योग में प्रवाह शंकानंद मूल हरितकी शतावरी एसटी मधु, ये कॉम्बिनेशन फिर चालू रहा। और बराबर 2.25 महीने के बाद में पहली सोनोग्राफी की, उसका रिपोर्ट आया 10 वीक्स सिंगल लाइव फीटल प्रेगनेंसी विद कार्डियक एक्टिविटी शीन। यानी जो रिपोर्ट आज तक के 6 पेशेंट में 6 टाइप के सोनोग्राफी में कभी नहीं था। आगे की पूरी एएनसी आयुर्वेद से चलती रही। 7वें महीने में थोड़ा सा बीपी बढ़ा, पुनर्नवास और कार्डिमैप टैबलेट देने से वो भी ठीक हो गया। फिर जिस डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन किया था उसने कहा कि पहली सीजर है, इस बार भी सीजर करना पड़ेगा। उसका फ़ोन आया, मैंने कहा 2-3 दिन रोज रात को 2 चम्मच कैस्टर ऑयल चालू कर। तीसरे दिन लेबर पेन स्टार्ट हो गई, नॉर्मल डिलीवरी होके 3 किलो 400 ग्राम का सुंदर लड़के को उसने जन्म दिया। होता है कि तो में भी वो लड़का हटके होता है। उन्होंने पेट ने उसका आयुग्राम रखा है। और पहली जो मैंने उदाहरण बोली जो संभाजी नगर की, उसने अभी 2-3 महीने पहले वो गिफ्ट लेके आए थे, लड़के को लेकर आए थे। तो उसने एक ही कहा कि सर जब मेरी डिलीवरी हुई तो ज़्यादा हेल्दी होते तो लोग देखने आते हैं, लेकिन मेरी बेटी लंबी थी, हाइटेड थी, इसलिए सभी हॉस्पिटल के लोग आते थे कि इतनी लंबी बच्ची कैसे क्या हो गई।
और उसने आने के बाद एक लेटर मुझे दिया था, आज भी लेटर मेरे पास है। वो उसने लिखा था कि मुझ जैसे दुखी लेडी के, दुखी स्त्री के मन का दुख दर्द आयुर्वेद ने जाना है। आयुर्वेद ने मेरे जीवन में जो संतति सुख दे के जो नया मार्ग दिखाया, जो आनंद दिया है, इसलिए मैं मेरे बेटी को भी आयुर्वेद वैद्य बनाऊंगी और मेरे जैसे दुखी स्त्रियों का दुख दर्द दूर करने के लिए तो उसने उसका नाम आयुश्री रखा है, आयुर्वेद से मिली स्त्री, आयुश्री। तो ये मुझे लगता है आयुर्वेद के लिए, हम वैद्यों के लिए कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। वैसे अब ये एक अकोला शहर का एक दाम्पत्य था, लेडी उम्र 37, वेट 78 kg, और ये दोनों आए थे वेट लॉस करने के लिए मेरे पास। तो वेट लॉस इसलिए हम हेतु ढूंढते रहते हैं, लाइफस्टाइल ढूंढते रहते हैं। तो उसकी जब हिस्ट्री देखी तो मैं काउंट करते गया, पहला IVF, दूसरा IVF, तीसरा IVF, चौथा IVF, 12 बार IVF उसने किए थे, 12। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा तेरा तो सत्कार करना ही चाहिए, लेकिन तुझसे ज्यादा जिस IVF डॉक्टर ने किया उसका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि 12 बार IVF। तो मैंने कहा आखिर हुआ क्या बाद में? तो उन्होंने कहा सर हर बार प्रेगनेंसी रहती थी, 6-7 वीक्स का गर्भ होता था, लेकिन उसमें हृदयाचे ठोके येत नव्हते, हार्ट साउंड नहीं आते थे, और फिर एबॉर्शन हो जाता था। चौथी और 7वीं प्रेगनेंसी एक्टोपिक रह गई, यानी दोनों ट्यूब भी गए, हस्बैंड आजोस्पर्मिक थे, ये सबसे मेन था, और उसके कारण वो IVF के लिए चले गए। तो उनकी पूरी हिस्ट्री में जब मैंने देखा तो उसको भी चिकन पॉक्स की हिस्ट्री थी। मैंने एक ही कहा कि यदि तुम आयुर्वेद के पास आते ना तो आज तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ होता। वैसे मैंने ऐसे बोला, वैसे वो दोनों मियाँ बीवी मेरे तरफ देखने लगे। तो उन्होंने कहा समझा नहीं। मैंने कहा ये जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो रहे थे, गर्भ की ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है। उनको बचपन में कांजने हुए थे, चिकन पॉक्स हुआ था, और उसके कारण ये इन्फेक्शन से फिटल ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो यदि हमारी तरफ से 3 महीने की ट्रीटमेंट करवाते तो तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ आ जाता। तो फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगा, और उन्होंने कहा कि सर अभी लेनी है हमें ऑर्डर। तो मैंने कहा क्या फ़ायदा, दोनों ट्यूब है ही नहीं। तो ट्यूब नहीं तो फिर 13वीं बार IVF करना पड़ेगा। वो बोले करेंगे हम। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसको एक ट्रीटमेंट शुरू की, स्नेहपान दे के, विरेचन, रक्तमोक्षण, 3 महीने ये सब एंटीवायरल ट्रीटमेंट दी। मीनवाइल 3 महीने में उसकी एसिडिटी, निद्रानाश, वेट भी कम हो गया। उसको काफ़ी उत्साह लगने लगा और एक कॉन्फिडेंस आया कि मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर होगा। और फिर मैंने कहा कि अब IVF करना है तो अब कहाँ करते हो? अभी 12 IVF करने वाला तो फैमिली डॉक्टर बन गया था उनका। तो उन्होंने कहा कि सर उनको हम करने के लिए बोल सकते हैं। तो मैंने कहा जाओ फिर उनके पास। तो फिर उनके पास जाने के बाद दूसरे ही दिन उस डॉक्टर, जो कि लेडी डॉक्टर नासिक में प्रैक्टिस करती है, गायनेकोलॉजिस्ट IVF सेंटर है, उसका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपका पेशेंट, मैंने कहा आपका, मेरा नहीं आपका ही पेशेंट हो। तो उन्होंने कहा वो पेशेंट आया है और IVF करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनका सक्सेस नहीं होगा। मैंने कहा मैडम, जो हमारे शास्त्र के हिसाब से टॉर्च इन्फेक्शन आयुर्वेद के कारण जो बचपन में चिकन पॉक्स था उससे था, ये इरेडिकेट हो गया हुआ है, तो आप IVF करो, लेकिन एक शर्त रहेगी कि नॉट अ सिंगल टैबलेट तुम एलोपैथी की देना है। तुमने 12 चांस लिया, अब 1 चांस आयुर्वेद को चाहिए। तो वो बोले ठीक है करवाते। तो मैं पहले एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लेती। मैंने कहा कर लो। उसका 2 दिन के बाद फ़ोन आता है कि रियली ड्रामेटिक चेंज इन ऑल रिपोर्ट्स में काफ़ी चेंज है, हम कर सकते हैं। मैंने कहा करो। और फिर उस महीने में भी उत्तर बस्ती फलग्रुप का हो गया, दवा चलती रही और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ। विदिन अ वीक उन्होंने कहा कि ट्विन प्रेगनेंसी है। HCG रिपोर्ट करवाया, काउंट बढ़ा था, प्रेगनेंसी थी। और उस दिन के बाद में मैंने उस गायनेकोलॉजिस्ट को बोला कि आपकी ड्यूटी खत्म, अब सिर्फ अभी इसके आगे जो चेक करना है करो, लेकिन नॉट अ सिंगल टैबलेट आप देना है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा पेशेंट, मैं कुछ नहीं करूँगा। और पूरा ANC आयुर्वेद से हो गई, एक भी गोली मॉडर्न हमने नहीं लेने दी। और फिर पीस प्रेगनेंसी थी, बायोमेट्रिकली दोनों की भी वेट सिर्फ 10 ग्राम का दोनों में फ़र्क था। इतनी हेल्दी ग्रोथ हो गई। और फिर उस डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी प्रेशियस है तो प्लान सीजर करते। मैंने कहा करो, लेकिन कुछ तो भी अभी दे दो। और सीजर होके एक लड़का एक लड़की उनको हो गई, जो कि आयुर्वेद का चमत्कार माना। यानी एश्योर्ड जो भी होता है, आजकल API इंडेक्स आता है, पर्सनैलिटी इंडेक्स,
ये भी देते हैं और फिर इकोस्प्रिन चालू करते हैं। एक भी गोली नहीं देना है। तुम्हारे पास कोई यदि चिकन पॉक्स वाले पेशेंट आता है और उनमें कोई संतति है, उनकी आप हिस्ट्री ले लो, डेफिनेटली उन्होंने कोई भी एलोपैथी दवा नहीं ली होती है। जो एलोपैथी नहीं लेता है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, नेचुरल संतति डिलीवरी हो जाती है। लेकिन जो भी एक भी इकोस्प्रिन लेता है, ये भी कोई अलग टैबलेट लेता है, तो अबॉर्शन होना ही होना है। मैं 4 गायनेकोलॉजिस्ट के उदाहरण बताऊंगा जो कि उनके खुद के पेशेंट मेरे पास आए थे। एक गायनेकोलॉजिस्ट की बीवी एनेस्थेटिस्ट थी जो कि फरवरी में हमें IVF करना है और उनकी एक फ्रेंड BMS थी मेरे पास प्रैक्टिस के लिए आई थी। उसने कहा एक बार आयुर्वेद चांस ले लें, चिकन पॉक्स की हिस्ट्री थी। मैंने कहा ये करते, तो डॉक्टर बोला ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा ये प्रिपरेशन पहले करवा लेते, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि एक ही उत्तर बस्ती में कंसीव हो जाता है। तो नेक्स्ट फरवरी में आ गई तो वो कंसीव थी। मैंने कहा भी ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर मॉडर्न दवा नहीं देना है। उसने एक थोड़ा सा कुछ सी स्माइल, जो होते हैं मॉडर्न वाले काफ़ी हेटफुल स्माइल करते हैं आयुर्वेद के बारे में, तो उसने भी थोड़ा सा, जब मैं बोला आयुर्वेद एलोपैथी नहीं लेना है तो थोड़ा सा हंसा। मैंने कहा ठीक है हंस ले। और फिर 3 महीने तक अपनी ऐसी चली, स्मूथली थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और 3 महीने के बाद में वो आई नहीं, और फिर साल भर के बाद में आई। तो मैंने कहा उस समय क्या हुआ? उसने कहा सर नहीं, उन्होंने फिर हमारी एलोपैथ चालू किया और 15 दिन में एबॉर्ट हो गया। फिर मैंने कहा उसके बाद में आगे क्या हुआ? तो फिर बोले 6 महीने के बाद फिर से कंसीव हुआ, लेकिन फिर वही हुआ, एबॉर्शन हो गया। तो फिर डॉक्टर बोले कि एक बार उनकी ट्रीटमेंट लेते हैं। तो फिर आयुर्वेद एजेंसी होके फिर उसको भी अभी एक लड़की हो गई है। तो ऐसे कोई भी मॉडर्न ट्रीटमेंट उसमें नहीं चलती है। लेकिन ये तुम कब बोल सकते हो कॉन्फिडेंटली कि नंबर ऑफ पेशेंट्स कॉन्फिडेंटली तुम हैंडल करते हो तो तुम ये बोल सकते हो। ये स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का प्रोटोकॉल होता है। ये उत्तर बस्ती की वीडियो क्लिप है हॉस्पिटल की, 2 ही मिनट लगेंगे। भी सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हम उस समय ये टेक्निक इस्तेमाल करते थे, पानी में बॉईल करना है। कैनुला ही उत्तर बस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इंट्रा ब्लैडर हो या यूटेराइन हो, दोनों में। इंट्रा ब्लैडर भी फीमेल में IUI कैनुला से उत्तर बस्ती एकदम इजी होता है। कोई कैथेटर के बजाय IUI कैनुला से करो, एकदम आसान होता है वो। स्पेकुलम इस्तेमाल करते हैं, कोई फस्कोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिम्स के जो है व्यापक कम होते हैं।
इसमें ये सिंपल तरीका होता है, सिर्फ 2 स्पेकुलम में चिमटी नहीं बैठनी चाहिए। सिंपल होता है, दिखने में सिंपल होता है, लेकिन जब करने जाते हैं तब पता चलता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सर्विक्स विजुअलाइज करना ये मेन स्किल है, बाकी फिर ऑयल पुश करना ये तो सिंपल थिंग है। के बारे में भी कई कंट्रोवर्सी है कि क्वांटिटी कितना होना चाहिए। आधा ml से 1 ml ये सफिशिएंट क्वांटिटी होती है। कुछ 15 ml वाले बताने वाले भी मैंने देखे हैं, लेकिन उससे व्यापक ये होना ही होना है। ये अभी एक तुम लोगों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। ये मेरी दूसरी बुक, जो कि पहले रामदास पंचकर्मा बोध, उसकी 5 एडिशन मराठी हिंदी मार्केट में ख़त्म हो गई। उसके बाद में अभी ये पिछले संडे को अयोध्या में जो आयुर्वेद समागम प्रोग्राम हुआ, उसमें ये शोधनामृत बुक का लॉन्चिंग हो गया, और एक ही वीक में आज सुबह तक मोर देन 1000 बुकिंग उसके। ये भी क्रेडिट आप लोगों के लिए है, तो ये तालियां आप लोगों के लिए। ये हॉस्पिटल का वीडियो है, ये नहीं देखा। तो ये मॉरल तो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो हर एक कॉन्फ्रेंस के बाद में हर एक ने एक लक्ष्य चाहिए, एम्बिशन चाहिए कि आज के बाद मैं गायनेक प्रैक्टिस करूँगी, आज के बाद मैं सक्सेसफुली एविडेंस बेस्ड इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस करूँगी। ये आप यहाँ पे ज़्यादा भगिनी ज़्यादा है, तो ये तय कर लो कि हमें यही करना है। और आज तुम्हारे लिए मैं समझता हूँ कि मास ने इनफर्टिलिटी का सेमिनार यहाँ पे रखा है। शुरुआत में मैंने कहा था कि सब इकट्ठा होने चाहिए, यूनिटी इज अ पावर। इसलिए यदि हम सब वैसे इकट्ठा आते हैं, ये तय कर लेना है, कोई भी आयुर्वेद के बारे में उंगली भी दिखा है ना, तो उसको उंगली तोड़ने की ताकत हमें होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद एक डिवाइन शास्त्र है। हर एक के रिजल्ट है, हर एक के रिजल्ट है। फेल्यूर आयुर्वेद में नहीं है। इवन तो सर्जिकल जो है, ये भी हमारा भी शल्यकर्म के स्टूडेंट्स डॉक्टर साहब भी सर्जरी करने लगे हैं। मेरा एक जूनियर 1 ईयर जूनियर है, जो नासिक में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाता है। कल ही उसके एक कलीग मिले थे, उसने कहा कि अविनाश कार्डियक सर्जरी दी बेस्ट करता है, जबकि उनको ये पता नहीं कि वो BMS है। वो यही समझती कि वो MS है। यदि उनको पता चलेगा वो BMS MS है, तो उसके बाद में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि फैक्ट है। इसलिए कोई भी आयुर्वेद के बारे में यदि बड़ा भूला कहता है, तो ये 5 मिनट उसके लिए दे दो, आप उसको समझाओ तुम जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। उसके लिए अपॉर्चुनिटी ईश्वर हर एक को देता है, वृत्ति गोल होती है, उसकी प्रैक्टिस चलती है, मेरे नहीं चलती है। तुम्हारा भी दिन आएंगे, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि आयुर्वेद वर्ल्ड का लीडर बनने वाला है, बन चुका है और आगे भी बनने वाला है। चंबल नगरी सोना, ये तो सबको पता है। यदि आयुर्वेद करते हो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के घर तुमको खाने का न्योता मिलता है। अजय देवगन, मैं हर बार ये बताता हूँ, बताने का उद्देश्य यही है कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि मैं कहीं GP करते बैठता तो मुझे गली के बाहर, मोहल्ले के बाहर कोई भी नहीं पहचानता। आज ये उसके माता पिता वीरू देवगन और उसकी माँ 2016 में हमारे यहाँ कोपरगांव एडमिट थे जानू शूट के लिए, और जब वो पूरी तरह से ठीक हुई तो घर पे जाके सविता, मैं उसको भेजता था उसके घर, या बॉम्बे में वो जाके जानू बस्ती रेगुलर करती थी, वहाँ पे उनके घर जाके।
तो जब ठीक हुई तो हम बड़े लोगों के पैसे इसलिए नहीं लेते, 2 कारण होते हैं पैसे न लेने के। क्योंकि वो थोड़ा सा आगे जाने के लिए मैंने ये सोचा था कि चलो फिल्मी लाइन में एंटर करने का चांस है, मैंने अभिनय के लिए नहीं है, आयुर्वेद के लिए, तो इसलिए मैंने पैसे नहीं लिए। तो उसकी माँ हर बार बोलती थी कि सर घर आइए खाना खाने आइए। तो मैंने कहा जब आज घर पे होगा तब मैं आऊँगा। और हिम्मत वाला की शूटिंग पुनः बॉम्बे में चल रही थी। एक दिन फोन आया कि वो 1 महीना यही है तो आप एक आध दिन आइए। तो मैं शिरडी बाबा की परमिशन लेके हर गुरुवार वहाँ पे मुफ्त ओपीडी होती है साईनाथ हॉस्पिटल में, कभी मैं मिस नहीं करता। लेकिन बाबा की परमिशन लेके मैंने बाबा को कहा कि मुझे जाना है यहाँ, और परमिशन लेके मैं इनके घर खाना खाने आया था। अजय देवगन मेरे बाजू में बैठ के छोले भटूरे हमने खाए थे, काजल ने हमें परोसा था। तो आयुर्वेद के पास ऐसे कई शस्त्र हैं, कई अस्त्र है हमारे पास। और जैसे कि निकुंभ सर भी बोले कि हम रात को सोना चाहिए, पैसे कितने कमाते ये पैसे मायने नहीं रखते। मैंने भी उनको यही कहा कि हमें पैसे के पीछे नहीं लगना है, पैसा हमारे पीछे आना चाहिए। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हम सभी वैद्य जो है हमारी जगह स्वर्ग में, ये लिख लो, स्वर्ग में ही है। क्योंकि हम सभी को धीरज दे के पैसे कमाते हैं, ना कि डर कर दिखा के। तुम कंपेयर करो, ऐसा करो नहीं तो ये हो जाएगा, 8 मिनट नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा। हम कभी नहीं बोलते, हम कहते ये करो बिंदास घर जाओ तुम ठीक हो जाओ। तो हम हमारी जगह स्वर्ग में है। और आयुर्वेद ऐसा शास्त्र है कि हम यदि वात की ट्रीटमेंट करते हैं तो एक वात को नॉर्मल करते तो 80 प्रकार के वात की व्याधि को भी हम प्रिवेंट करते हैं। इसलिए इन दायरे की ये पुण्य हमारे अकाउंट में जमा होते रहता है। एक रिक्शा वाला था, वो बेवड़ा, 1 नंबर का बेवड़ा, वो सुबह से ही पीना शुरू कर देता था। शुरू हो कि उसकी पीना शुरू, और पीने के बाद में फिर जो भी कोई पैसेंजर आता था वो पीछे बैठा कि ये हवा में गाड़ी चलाता था, रिक्शा चलाता, खट्टा पिट्टा कुछ नहीं देखता था। बेचारे पीछे मुट्ठी में जान लेके चिल्लाते थे, चुपचाप बैठते थे। और अभी ये रोज पीने वाला तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, फिर जल्दी मर जाता है। मरने के बाद फिर कहाँ जाना पड़ता है? यम के दरबार में। उनका चार्टर अकाउंटेंट चित्रगुप्त वहाँ पे खड़े करते तो चित्रगुप्त को यम पूछते कि ये कौन महाशय है। चित्रगुप्त कहते कि एक रिक्शा चालक था और ये मध्य पी के बहुत गलत गाड़ी रिक्शा चलाता था, उसके कारण पीछे वाले जितने भी पैसेंजर थे, प्रवासी थे, ये बेचारे जान मुट्ठी में लेकर बैठते थे। तब सुनने के बाद यम कहते कि ठीक है इसे स्वर्ग में भेज दो। तो उसे झटका बैठता है, अरे मैं तो बेवड़ा में सुबह से पीते रहता था, ना तो मैंने कभी भगवान का नाम लिया था, और मुझे स्वर्ग में कैसे भेज रहे। तो साहस करके यम से पूछता है कि महाराज एक प्रश्न पूछना है। यम गुस्से में पूछते पूछो पूछो। वो कहता है कि मैंने इतने पाप किए फिर भी मैं स्वर्ग में कैसे। तो यम कहते कि मूर्ख, तो जब गलत वाहन चलाता था तब पीछे बैठने वाले सब भगवान का नाम लेते थे, तो वो जो भगवान का नाम लेते थे वो सब तेरे पुण्य का अकाउंट में जमा हो गए पूरा नाम। तो इसलिए तेरा पुण्य का बैलेंस बढ़ गया, इसलिए तुझे स्वर्ग में जगह मिल गई। तो इसलिए मैं जो कहता हूँ कि हम एक डिसीज करते करते 4 फ्री में ठीक करते, ना कि एक ठीक करते करते 4 गिफ्ट में देते हैं। इसलिए हम जब भी जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। लास्ट में मैं मास टीम के बारे में कहना चाहूँगा कि वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। और कई बार रामदास गर्जन के भी फोन आते हैं कि सर लोगों ने ऐसा भला बुरा कहा, ये कहा वो कहा। तो मैं उनको एक ही कहते रहता हूँ कि माना कोई जहाँ को गुलशन बना सकते हैं हम, माना कि जहाँ को गुलशन बना सकते हैं हम, मगर जिस राह से चल रहे हैं उस राह के कुछ तो कांटे कम कर सकते हैं हम। हे काम रामदास आणि त्याची टीम करते आहे त्याबद्दल परत एकदा मास टीमला खूप खूप धन्यवाद। आणि तुम्ही इतकं शांतपणाने आणि टाळ्या वाजवत ऐकले त्याबद्दल तुमचे थँक्यू। थँक्यू सर फॉर व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेटिव्ह लेक्चर। आपण सर्वांनी देखील सरांनी सांगितल्याप्रमाणे ॲम्बिशन्स, टीमवर्क आणि
हां, ह्या त्रिसूत्रीचं अवलंबन केलं पाहिजे, म्हणजे सगळ्यांचं लक्ष होतं सरांच्या लेक्चरमध्ये. I will request Dr. Pradnya ma'am and Dr. Varsha ma'am to felicitate. Sorry, Divya ma'am. Thank you, sir. I would request Dr. C.